नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे। इसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 10 अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। और जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ वो लोग यूट्यूब की सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकन क्रांति का तात्कालिक कारण उपनिवेशवासियों पर कुछ अनुचित करों का लगाया जाना था, लेकिन इसके मूल कारण कुछ और ही थे। आइए देखते हैं क्या थे। अमेरिकी लोग ब्रिटेन के प्रभुत्व के अंतर्गत अपनी अधीनस्थ स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ब्रिटिश सरकार ने 1763 ईस्वी के पश्चात ऐसी नीतियों की अभिकल्पना कर उनका अनुसरण किया, जिससे अमेरिकी उपनिवेशों पर पूर्व की अपेक्षा अधिक मजबूत शिकंजा स्थापित हो सके। आगे है, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने सबसे पहले 1583 ईस्वी में हम्फ्री गिलबर्ट को उत्तर पश्चिमी अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश बसाने की अनुमति आगे देखते हैं दोस्तों, उपनिवेश बसाने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, अनुमति प्रदान की, लेकिन गिलबर्ट इसमें सफल नहीं हुए। हालांकि इन्होंने न्यूफाउंडलैंड के तटीय प्रदेशों में अन्वेषण किया। 1584 ईस्वी और 1587 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की आज्ञा से वॉल्टर रैले ने वर्जीनिया में अंग्रेज बस्ती बसाने का असफल प्रयास किया था। 1606 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा 2 कंपनियों, लंदन कंपनी और प्लीमथ यानी प्लाईमाउथ कंपनी को अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में उपनिवेश बसाने तथा व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। अप्रैल 1607 ईस्वी में लंदन कंपनी ने कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 3 जहाज रवाना किए। इस प्रकार उत्तर अमेरिका में वर्जीनिया में पहली स्थायी ब्रिटिश बस्ती बसी। वर्जीनिया नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कैप्टन आर्थर बारलो द्वारा किया गया। इंग्लैंड की कुमारी रानी एलिजाबेथ प्रथम के नाम पर इस बस्ती का नामकरण वर्जीनिया किया गया, जिसकी स्थापना 1607 ईस्वी में जॉन स्मिथ और लंदन कंपनी ने की। अमेरिका के सुदूर उत्तर में स्थित बस्ती प्लाईमाउथ को 1620 ईस्वी में इंग्लैंड से धार्मिक कारणों से पलायन कर मेफ्लावर नामक जहाज से आए विस्थापितों अंग्रेज प्यूरिटन द्वारा बसाया गया, जिन्हें पिलग्रम्स फादर्स कहा जाता है। प्लीमथ नामकरण जॉन स्मिथ द्वारा किया गया। आगे दोस्तों, जॉन स्मिथ द्वारा किया गया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग ये देखते हैं 13 अमेरिकन उपनिवेश। ठीक है, एक फिगर में देखते हैं 13 अमेरिकन उपनिवेश। ये फिगर दोस्तों इसका थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये थे 13 अमेरिकन उपनिवेश। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए, जॉर्जिया की स्थापना 1732 से 1733 ईस्वी में। आगे 1732 से 1733 ईस्वी में जॉर्ज द्वितीय के काल में जेम्स ओगले थॉर्पे नामक व्यापारी ने इंग्लैंड की जेलों में सड़ रहे अपराधियों एवं ऋण चुकाने से असमर्थ लोगों को कष्ट से बचाने तथा उन्हें उन्नति के अवसर प्रदान करने के साथ दक्षिण के स्पेन वासियों के विरुद्ध एक पर कोटा बनाने के उद्देश्य से की गई थी। आगे है, मैसाचुसेट्स में अंग्रेज बस्ती की स्थापना 1629 ईस्वी में प्यूरिटन पादरी द्वारा की गई। मैरीलैंड में 1633 से 34 ईस्वी में जॉर्ज और सेसिल काल्वर्ट ने और रोड आइलैंड में 1636 ईस्वी में रोजर
रोजर विलियम्स ने अंग्रेज बस्ती की स्थापना की। आगे है पेंसिल्वेनिया में 1681 ईस्वी में विलियम पेन नामक क्वेकर और उनके क्वेकर साथियों अंग्रेजी बस्ती की स्थापना की। साथियों ने अंग्रेजी बस्ती की स्थापना की। आगे दोस्तों, विभिन्न समुदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता होने के कारण यहाँ का प्रमुख नगर फिलाडेल्फिया सिटी ऑफ ब्रदरली लव कहलाया। ठीक है, सिटी ऑफ ब्रदरली लव कहलाया। पीटर मिनुइट और न्यू स्वीडन कंपनी ने डेलावेयर नदी के मुहाने पर डेलावेयर नामक बस्ती बसाई। 1664 ईस्वी में यह बस्ती अंग्रेजों के अधीन आ गई। हडसन नदी के मुहाने पर हॉलैंड वासियों या डचों ने न्यूयॉर्क नामक बस्ती बसाई। न्यूयॉर्क 1664 ईस्वी में ब्रिटिश बस्ती बना। आगे दोस्तों, फ्रांसीसियों को अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करने में पहली सफलता 1608 ईस्वी में मिली, जब सैमुअल डी चैम्पलेन ने कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी के तट पर क्यूबेक नामक एक फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना की। आगे है सप्तवर्षीय युद्ध 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बाद क्यूबेक पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। आगे दोस्तों, क्यूबेक पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया। आगे है 1682 ईस्वी में रॉबर्ट कैवेलियर डिला साले ने मिसिसिपी नदी के मुहाने की घाटी पर फ्रांस का अधिकार कर इस नए उपनिवेश का नाम फ्रांस के सम्राट लुईस 14वें के नाम पर लुइसियाना रखा। आगे 1775 ईस्वी तक अमेरिका में 13 ब्रिटिश उपनिवेश बसाए जा चुके थे। ये उपनिवेश निम्न थे। पहला, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया। ठीक है, ये नाम थे दोस्तों। आगे, इन बस्तियों में रहने वाले 90% अंग्रेज थे, जबकि शेष 10% में जर्मन, फ्रांसीसी, डच एवं पुर्तगाली थे। भौगोलिक दृष्टि से अमेरिकी उपनिवेशों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, उत्तरी उपनिवेशों में मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड आदि प्रमुख हैं। आगे दोस्तों, पहाड़ी एवं बर्फीले प्रदेश होने के कारण ये उपनिवेश खेती के लिए उपयुक्त नहीं थे। यहाँ से इंग्लैंड को मुख्यतः मछली, लकड़ी एवं वन संपत्ति प्राप्त होती थी। आगे नंबर 2 पॉइंट, मध्य उपनिवेशों में न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क एवं मैरीलैंड आदि प्रमुख है। यहाँ चीनी उद्योग एवं शराब उद्योग उन्नत अवस्था में थे। नंबर 3, दक्षिणी उपनिवेशों में वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना एवं दक्षिणी कैरोलिना आदि प्रमुख थे। आगे है खेती के लिए उपयुक्त इस क्षेत्र में प्रमुखतः अनाज, तंबाकू, कपास एवं गन्ने का उत्पादन होता था। उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव था, जिसके कई कारण थे। पहला, कई लोग धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर उपनिवेशों में आकर बसे थे। इन्हें इंग्लैंड की सरकार से कोई विशेष सहानुभूति न थी। नंबर 2, अपराधी लोगों को इन बस्तियों में भेज दिया जाता था। ऐसे लोगों की संतानों से इंग्लैंड के लिए प्रेम की आशा नहीं की जा सकती थी। आगे है 3 नंबर, अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों में के काफ़ी लोग भी उपनिवेशों में आकर बस गए थे। उन लोगों से इंग्लैंड के लिए किसी हमदर्दी की आशा नहीं की जा सकती थी। आगे है अमेरिकी उपनिवेशों में बौद्धिक चेतना का भी विकास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में इन उपनिवेशों में सबसे अग्रणी पेंसिल्वेनिया था। 1636 ईस्वी में मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना की गई। 1693 ईस्वी में वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। 17वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका के कैम्ब्रिज नगर में पहला छापाखाना स्थापित किया गया था।
1704 ईस्वी में बोस्टन नगर से बोस्टन न्यूज लेटर नामक पहला अमेरिकी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। टॉमस पेन ने अपनी पुस्तक कॉमन सेंस के माध्यम से अपने देशवासियों के दिलों में देश प्रेम की चेतना जागृत की। पेन ने इस पुस्तक में कहा कि ऐसा समझना कि कोई द्वीप सदा ही एक महाद्वीप पर शासन करता रहेगा बिल्कुल असंगत है। बौद्धिक चेतना के विकास में जेम्स ओटिस, पैट्रिक हेनरी तथा सैमुअल एडम्स का भी काफ़ी योगदान था। जेम्स ओटिस ने खोज वारंट अधिनियम का विरोध किया तो पैट्रिक हेनरी ने स्टाम्प एक्ट का विरोध किया था। आगे है दोस्तों, आगे है पैट्रिक हेनरी ने युवकों में जॉन फुकी वह कहा करता था कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो। सैमुअल एडम्स ने क्रांति की भावना को प्रबल बनाया तथा देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए उद्यत किया। वह ब्रिटिश सरकार को उसकी ज्यादतियों का सबक सिखाना चाहता था। आगे है अमेरिकी क्रांति का वास्तविक आरंभ 1620 ईस्वी में ही हो चुका था, जब वर्जीनिया को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया था। जेफरसन का कथन था ये। आगे नेविगेशन एक्ट 1651 ईस्वी तथा आयरन एक्ट 1750 अमेरिकी बस्तियों के व्यापार को नियंत्रित करने संबंधी इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित कानून है। आगे है दोस्तों, इंग्लैंड ने ऐसे नौ संचालन कानून पारित किए आगे, जिनके द्वारा 1651 में यह व्यवस्था की गई कि उपनिवेशों में व्यापार कार्य केवल इंग्लैंड, आयरलैंड तथा स्वयं उपनिवेशों के जहाज़ों के माध्यम से ही हो सकता है। 1663 ईस्वी में एक नौ परिवहन कानून के द्वारा यह व्यवस्था की कि यूरोप से अमेरिकी उपनिवेशों में निर्यात किया जाने वाला माल पहले इंग्लैंड के बंदरगाहों पर लगाया जाएगा। आगे अमेरिकी उपनिवेशों में उत्पादित कुछ वस्तुओं का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जाना था। यह वस्तुएं थीं चावल, तंबाकू, लोहा, लकड़ी, कच्चा चमड़ा एवं नौसैनिक सामान। आगे है 1750 ईस्वी के आयरन एक्ट द्वारा अमेरिकियों को लोहे के कारखाने स्थापित करने की मनाही कर दी। ना तो वे लोहे की छड़ें बना सकते थे और ना कच्चा लोहा ही। आगे ग्रीनविले ने अमेरिका खो दिया क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। आगे ग्रीनविले से पहले की व्हिग सरकारों ने अमेरिका से आने वाली डाक और रिपोर्टों को कभी महत्व नहीं दिया था। लॉर्ड ग्रीनविले ने 1763 ईस्वी में यह महसूस किया कि अमेरिका पर खर्च बहुत हो रहा था, परंतु कर इत्यादि कम एकत्र हो रहे थे। अतः उसने इंग्लैंड एवं अमेरिका के आर्थिक संबंधों के संदर्भ में एक योजना प्रस्तुत की। जहाज रानी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए और उपनिवेशों। आगे है लॉर्ड ग्रीनविले ने उपनिवेशों को प्रभावित करने वाले 4 अधिनियम प्रस्तावित किए, जो निम्न हैं। पहला, शुगर एक्ट, मोलिसेज एक्ट 1764। दूसरा, स्टाम्प एक्ट 1765। तीसरा, करेंसी एक्ट और चौथा, क्वार्टरिंग एक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वार्टरिंग एक्ट। आगे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। शुगर एक्ट 1764 ईस्वी के अंतर्गत इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य देशों से आने वाली विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया। शराब, रेशम, कॉफ़ी और अन्य विलास वस्तुओं पर भी कर लगा दिए गए। आगे शुगर एक्ट कड़ाई से लागू करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे अधिक दृढ़ता से काम करें। ठीक है, चीनी पर कर लगाया जाता था। आगे प्रधानमंत्री लॉर्ड ग्रीनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित करवाया, जिसका उद्देश्य
उस सेना का खर्च उठाना था जो अमेरिकी उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार को अमेरिका में रखनी पड़ती थी। आगे है, स्टाम्प एक्ट को 1766 ईस्वी में 1766 में प्रधानमंत्री रॉकिंघम ने समाप्त किया। स्टाम्प एक्ट का सर्वप्रथम विरोध वर्जीनिया के पैट्रिक हेनरी ने किया। आगे, अमेरिकी लोगों ने इसी समय नारा दिया कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं। सैमुअल एडम्स ने घोषणा की कि नियमानुकूल प्रतिनिधि के लिए बिना कर लगा देना लोगों को गुलाम बनाने का ढंग है। आगे, पैट्रिक हेनरी ने घोषणा की कि कर लगाने का अधिकार वर्जीनिया के प्रतिनिधि के सिवाय किसी को नहीं है। स्टाम्प एक्ट के विरोध में अक्टूबर 1765 ईस्वी में न्यूयॉर्क में 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन स्टाम्प एक्ट कांग्रेस संपन्न हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी सहमति के बिना उन उपनिवेशों पर कर नहीं लगाया जा सकते। यद्यपि सम्राट के प्रति उन्होंने राजभक्ति व्यक्त की। आगे है, करेंसी एक्ट का उद्देश्य अमेरिकी उपनिवेशों में दूसरे देशों के साथ प्रचलित हुंडी तथा कागजी मुद्रा पर रोक लगाना था, जिससे व्यापार में केवल अंग्रेजी मुद्रा का प्रयोग हो। आगे, क्वार्टरिंग एक्ट द्वारा उपनिवेशियों को अंग्रेज अधिकारियों एवं सैनिकों हेतु आवास व्यवस्था के लिए बाध्य किया गया था। इस प्रकार अमेरिका में इंग्लैंड की सेनाओं के रखरखाव के खर्च का कुछ अंश उपनिवेशों को भुगतना आवश्यक है। आगे, 1766 ईस्वी में इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रॉकिंघम ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों के भारी विरोध के कारण स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया, किंतु एक नया अधिनियम पारित करवाया, जिसे रॉकिंघम की घोषणा कहा जाता है, जिसमें यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश संसद को अमेरिकी उपनिवेशों पर कर लगाने का अधिकार है। आगे देखते हैं दोस्तों। चार्ल्स टाउनसेंड विलियम पिट की सरकार में अर्थ मंत्री थे। उसने देखा कि अमेरिकी आंतरिक करों का तो विरोध करते हैं, परंतु बाहरी कर उन्हें स्वीकार होंगे। अतः उसने टाउनसेंड कर योजना के तहत 1767 ईस्वी में 5 वस्तुओं कागज, सीसा, चाय, सिक्का धातु एवं रंग पर आयात कर लागू किया। ठीक है, आगे दोस्तों, उपनिवेश वासियों के घोर विरोध के कारण टाउनसेंड करों को 1770 ईस्वी में रद्द कर दिया गया, किंतु फिर भी चाय पर नाम मात्र 3 पेंस प्रति पाउंड का कर रखा गया। आगे है, इंग्लैंड की लॉर्ड नॉर्थ सरकार ने चाय के अलावा सभी करों को समाप्त कर दिया था, किंतु अमेरिका वासी इस कर से भी नाराज थे। आगे, पेंसिल्वेनिया के जॉन डिकिंसन ने कहा कि टाउनसेंड अधिनियम इंग्लैंड के कानून और प्रथा के विपरीत है, अतः अप्रवासियों को इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अमेरिका में इन अधिनियमों के विरुद्ध में कई स्थानों पर दंगे भड़क उठे। बोस्टन नगर में स्थिति विशेष खराब थी। आगे, 5 मार्च 1770 ईस्वी को अंग्रेज सिपाहियों एवं बोस्टन वासियों में टकराव हो गया, जिसमें 5 बोस्टन निवासी मारे गए। इसे अमेरिकी वासियों ने बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा दी। आगे, 16 दिसंबर 1773 को मैसाचुसेट्स के बोस्टन बंदरगाह में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी कुलियों का भेष बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर चढ़ गए और चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है।
आगे बोस्टन टी पार्टी की घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप लॉर्ड नॉर्थ की ब्रिटिश सरकार ने कड़े कानून पास किए। ये थे, पहला, बोस्टन बंदरगाह को तब तक के लिए बंद कर दिया गया जब तक नष्ट चाय का हर्जाना न दे दिया जाए। नंबर 2 दोस्तों, मैसाचुसेट्स के किसी भी नगर में सेना रखना वैध बना दिया गया। नंबर 3, मैसाचुसेट्स के परामर्शदाताओं को सम्राट ही नियुक्त करेंगे। नंबर 4, हत्या संबंधित मुकदमे अमेरिकी न्यायालयों से इंग्लैंड अथवा अन्य उपनिवेशों को स्थानांतरित कर दिए गए। नंबर 5, कनाडा में रहने वाले कैथोलिकों को सहिष्णुता प्रदान की गई तथा क्यूबेक की सीमा ओहियो नदी तक बढ़ा दी गई। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों बढ़ा दी गई। इन कानूनों का इंग्लैंड के रॉकिंघम तथा विलियम पिट जैसों ने भी विरोध किया था। इन कानूनों का जो है इंग्लैंड के रॉकिंघम तथा विलियम पिट जैसों ने भी विरोध किया। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन फिलाडेल्फिया में हुआ, जिसमें जॉर्जिया को छोड़कर सभी अमेरिकन उपनिवेशों ने भाग लिया। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में मैसाचुसेट्स के जॉन एडम्स तथा सैमुअल एडम्स, वर्जीनिया के जॉर्ज वाशिंगटन तथा पैट्रिक हेनरी, दक्षिणी कैरोलिना के जॉन रुटलेज तथा क्रिस्टोफर गेडस्टेन, रोड आइलैंड के स्टीफन हॉपकिंस तथा पेंसिल्वेनिया के जॉन डिक्सन प्रमुख थे। आगे, इस कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं बल्कि आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वेच्छा का अधिकार प्राप्त करना था। 10 मई 1775 ईस्वी को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस भी फिलाडेल्फिया में आयोजित हुआ, जिसमें सभी 13 उपनिवेशों ने भाग लिया। बोस्टन के एक धनी व्यापारी जॉन हैनकॉक ने इस कांग्रेस की अध्यक्षता की। सम्मेलन में थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे नेता उपस्थित थे। इसी समय जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेना का प्रमुख सेनापति नियुक्त किया गया। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के शुरू होने से पहले ही मैसाचुसेट्स में स्थिति गंभीर होती जा रही थी। सैमुअल एडम्स जैसे नेता जनता को इंग्लैंड के खिलाफ भड़का रहे थे। राजकीय गवर्नर जनरल गेज ने जब यह सुना कि विद्रोही बोस्टन के पास कॉनकॉर्ड नामक ग्राम में सैनिक सामान जुटा रहे हैं, तो उसने इस सामान को हस्तगत करने हेतु एक सैनिक टुकड़ी भेजी। अमेरिकी स्वयंसेवकों की टुकड़ी ने सैनिक टुकड़ी ने लेक्सिंगटन गांव, ठीक है, लेक्सिंगटन गांव के पास ब्रिटिश सेना का मार्ग रोकने का विफल प्रयास किया। इस दौरान 8 स्वयंसेवक मारे गए। जैसे ही यह बात सभी उपनिवेशों में फैली, कॉनकॉर्ड के पास लौटती अंग्रेज सेना को हजारों स्वयंसेवकों से टक्कर लेनी पड़ी और उनके बहुत से सैनिक मारे गए। 19 अप्रैल 1775 ईस्वी की यह घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ माना जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ 19 अप्रैल 1775 की लेक्सिंगटन घटना से माना जाता है और पेरिस की संधि 1783 ईस्वी से इसकी समाप्ति हुई। अंग्रेज जनरल विलियम हो ने जॉर्ज वाशिंगटन को 1776 ईस्वी में बंकर हिल की लड़ाई में पराजित किया। अक्टूबर 1777 ईस्वी में सारागोटा के युद्ध में अंग्रेज जनरल बुर्गोयन को जॉर्ज वाशिंगटन ने हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। इस विजय ने अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष की दिशा ही बदल दी थी। आगे, सारागोटा में अंग्रेजों की हार का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि फ्रांस, स्पेन आदि देश भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित हुए। 1778 ईस्वी में फ्रांस युद्ध में कूद पड़ा, जबकि 1789 ईस्वी में स्पेन ने इंग्लैंड के खिलाफ
युद्ध की घोषणा कर दी। हॉलैंड ने 1780 ईस्वी में इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। 19 अक्टूबर 1781 को यॉर्कटाउन के युद्ध में अंग्रेज सेनाध्यक्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस को जॉर्ज वॉशिंगटन के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में 13 अमेरिकन उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, अतः 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मैसाचुसेट्स असेंबली में उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र का अनुमोदन किया था। आगे है दोस्तों, अनुमोदन किया था। अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में बलपूर्वक यह घोषित किया गया कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। ईश्वर ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई छीन नहीं सकता। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न शामिल हैं। पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783 ईस्वी से पेरिस की संधि से इंग्लैंड ने अपने 13 अमेरिकन उपनिवेशों यानी बस्तियों की स्वाधीनता मान ली। नए अमेरिकी राष्ट्र की सीमा ओहियो नदी के साथ साथ तय की गई। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रीनविले तथा लॉर्ड नॉर्थ की नीतियों ने अमेरिकी बस्तियों में अत्यधिक असंतोष पैदा किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक विचार केंद्र की स्थापना की जो बाद में अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से विख्यात हुआ। जॉन एडम्स के नेतृत्व में अंतर औपनिवेशिक संचार समिति की स्थापना दमनकारी ब्रिटिश नीतियों के विरोध में की गई। यूरोपीय शक्ति फ्रांस, स्पेन तथा हॉलैंड आदि ने युद्ध में अमेरिकी बस्तियों की मदद की थी। इंग्लैंड के विचारक टॉमस पेन तथा एडमंड बर्क ने अमेरिका के प्रति ब्रिटिश नीति की आलोचना कर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। कॉमन सेंस नामक पुस्तिका टॉमस पेन ने 1776 ईस्वी में लिखी, जिसमें अंग्रेजी शोषण पर कठोर आघात किया गया है। इतिहास में शुरू से लेकर आज तक सभी राजा दमनकारी होते गए हैं, परंतु इससे दमन करना एक अधिकार तो नहीं बन जाता। जेम्स ओटिस का यह कथन है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र 11 जून 1776 ईस्वी को नियुक्त एक 5 सदस्यीय समिति ने तैयार किया था, जिसके सदस्य थे टॉमस जेफरसन, आगे दोस्तों क्षमा करिएगा, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रॉजर सरमन आगे तथा रॉबर्ट आर लिविंगस्टोन न्यूयॉर्क से थे। ठीक है, आगे इस समिति के मुखिया के तौर पर थॉमस जेफरसन ने कार्य किया। नवनिर्मित अमेरिकी संविधान पर 17 सितंबर 1787 ईस्वी को 55 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और यह 21 जून 1788 ईस्वी से लागू हुआ। अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई। मार्च 1789 ईस्वी में नई सरकार का गठन हुआ, जिसका प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग फैक्ट फाइल देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी है थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य में, आइए देखते हैं लाइन से, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या एक ही पेज पे 2 बार में पढ़ लेते हैं। चलिए फैक्ट फाइल्स में 1607 अमेरिकी महाद्वीप में जेम्सटाउन में अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी बस्ती बसाई। नंबर 2, 1651 नेविगेशन एक्ट लागू हुआ। 1750 आयरन एक्ट यानी लोहा कानून द्वारा अमेरिका के लोहा उद्योग पर नियंत्रण किया गया। 1750 में 1756 से 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। 1764 ईस्वी में ग्रीनविले सरकार द्वारा मोलिसेज एक्ट यानी शुगर एक्ट पारित किया गया। 1765 में ग्रीनविले सरकार द्वारा स्टाम्प एक्ट पारित हुआ। 1766 में स्टाम्प एक्ट को प्रधानमंत्री रॉकिंघम ने समाप्त कर दिया। रॉकिंघम घोषणा अधिनियम पारित हुआ 1766 में। आगे 1767 में टाउनसेंड कर योजना लागू
हुआ जिसमें 5 ऐसी वस्तुओं चाय, शीशा, कागज, रंग और सिक्का धातु पर सीमा शुल्क लगाया गया जिन्हें अमेरिकी बस्तियां इंग्लैंड से आयात करती थीं। 1770 ईस्वी में 5 मार्च को बोस्टन हत्याकांड हुआ। 1770 में 5 मार्च को बोस्टन हत्याकांड हुआ। 1770 में लॉर्ड नॉर्थ ने टाउनसेंड करों को निरस्त कर केवल चाय पर नाम मात्र के लिए कर लगाया। 3 पेंस का। आगे दोस्तों देखते हैं। आगे 1773 ईस्वी में 16 दिसंबर को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में इतिहास प्रसिद्ध बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई। 1774 ईस्वी में 5 सितंबर को फिलाडेल्फिया में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन हुआ। 1775 में 19 अप्रैल को लेक्सिंगटन घटना हुई। ठीक है, क्या हम भी पढ़े लेक्सिंगटन घटना हुई जहां से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1775 से। आगे 1775 ईस्वी में 10 मई को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस आयोजित हुई जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी सेनाओं का प्रमुख नियुक्त किया गया। 1776 ईस्वी में बंकर हिल की लड़ाई में जॉर्ज वॉशिंगटन पराजित हुए। 1777 ईस्वी में सारागोटा की लड़ाई में जॉर्ज वॉशिंगटन ने इंग्लैंड की सेना को पराजित किया। 1781 ईस्वी में 19 अक्टूबर को यॉर्क टाउन में अंग्रेजी सेना अध्यक्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉर्ज वॉशिंगटन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। वही कॉर्नवालिस है दोस्तों जो भारत में सिविल सर्विस का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, वही हारा था बुरी तरीके से। आगे देखते हैं दोस्तों। 1783 ईस्वी में 3 सितंबर को पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। इंग्लैंड द्वारा अमेरिकी बस्तियों की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होता है। लेसन नंबर 10 हम लोग कंप्लीट कर लिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 11 वाणिज्यवाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों को लगता है कि वीडियो में मैंने बहुत स्लो बोला है तो उसके लिए आप लोग यूट्यूब की सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिएगा और वीडियो में जो भी गलती हुआ होगा उसके लिए मुझे दिल से माफ़ करिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, लव यू दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए।